Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is अभिषेक पांडे, योर टीचर फॉर सोशल साइंस. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है. आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें. सो आज का जो हमारा सेशन होगा इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मिनरल्स यहाँ पर पढ़ाए थे और उनको यहाँ पर प्राप्त करने की या फिर एक्सट्रैक्ट करने की जो अलग अलग मेथड्स होती हैं, चाहे वो माइनिंग हो, ड्रिलिंग हो, क्वेरिंग हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाले सेशन में जो है वो यहाँ पर पढ़ी थी. इस सेशन का यहाँ पर उद्देश्य ये होगा कि मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में कहाँ पर मिलते हैं, क्या उनका स्पेसिफिकेशन यहाँ पर होता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मैप के माध्यम से चीज़ों को आसानी से यहाँ पर याद करा सकूँ. ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, कहीं पर ज़्यादा मिलेंगे, कहीं पर कम मिलेंगे, हो सकता है कहीं पर मिले भी ना. तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से रीजन्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो आज के इस पर्टिकुलर सेशन का हमारा टारगेट होने वाला है. सबसे पहली बात करेंगे, जो भी मिनरल्स यहाँ पर होते हैं वो क्या होते हैं कि भाई डिफरेंट तरीके की जो रॉक्स होती हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, अब जैसे रॉक्स में भी अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सी टाइप्स होते हैं भाई, एक होता है आपका इग्नियस रॉक, एक हो गया आपका मेटामॉर्फिक रॉक और एक हो गया आपका सेडिमेंट्री. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि सेडिमेंट्री के ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, और मेटामॉर्फिक जो रॉक है उसको नीचे लिखता हूँ. तो ये तीन अलग अलग तरीके की रॉक्स यहाँ पर होती हैं. तो इन्हीं तीन अलग अलग तरीके की रॉक्स में अलग अलग तरीके के जो मिनरल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पर भी कुछ फोटो लगी हुई है और कल भी हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी थी, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल देखने को मिलती हैं. सम आर फाउंड इन द इग्नियस रॉक, सम इन द मेटामॉर्फिक, वाइल अदर, ठीक है, अकर इन द सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, तो वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको समझाया कि कुछ इग्नियस रॉक में मिलेंगी, कुछ सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगी और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलती हैं. ठीक है, जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेटूज. अब ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, इसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनेगा कि जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स का मतलब क्या हुआ कि जिसमें मेटल ओर की फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मेटेलिक मिनरल्स दो तरीके के होते हैं, एक फेरस होता है, एक नॉन फेरस होता है. फेरस का मतलब वो मिनरल जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और नॉन फेरस का मतलब जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, दूसरी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं. सो याद रखिएगा, मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक में आपको देखने को मिलेगा और मेटामॉर्फिक. ठीक है, इस पॉइंट को एकदम नोट कर लेना भाई साहब. ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में एमसीक्यू की फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर 2 नंबर में भी डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है. और उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं कि जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं ना, वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर प्लेटूज अवेलेबल होते हैं, है ना. बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो इग्नियस रॉक होती है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि वोल्केनो होते हैं, वोल्केनो में नीचे की तरफ यहाँ पर क्या अवेलेबल रहता है, अंदर की तरफ वो मैग्मा होता है. ठीक है, फिर जब वो यहाँ पर इरप्ट होता है, वोल्केनो का इरप्शन यहाँ पर होगा, तो मैग्मा लावा के रूप में जो है वो जमीन पर आके गिरेगा. अब फिर क्या होगा कि वो जो लावा सॉलिडिफाई यहाँ पर होता है ना, तो उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके की रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको हम इग्नियस रॉक यहाँ पर कहते हैं. दूसरी जो रॉक होती है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री का रॉक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि इग्नियस रॉक यहाँ पर बन गई है ना, अब उसमें टेम्परेचर और उसके बाद जो भी यहाँ पर रेनफॉल वगैरह होते हैं, है ना, इन सब चीज़ों की वजह से रॉक में प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से रॉक क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती है. और फिर क्या है कि छोटे छोटे सेडिमेंट्स, मतलब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर छूटे हैं उनको रेन की मदद से, है ना, नदियाँ अपने तरीके से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो विंड वगैरह होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लो करके ले जाती है, मतलब कि उड़ाकर ले जाती है. और वो क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पर जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर रॉक से मिलकर बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स. और ये सेडिमेंट्स जब एक जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो इस तरीके की जो रॉक होती है इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पर कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. सो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है ये प्राइमरी रॉक्स हैं. मतलब इसमें भी अगर आप प्राइमरी देखोगे तो इग्नियस सबसे ज़्यादा प्राइमरी है, उसके बाद आपको सेडिमेंट्री देखने को मिलेगा. और टेम्परेचर और प्रेशर के इन्फ्लुएंस में इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो क्या होती हैं कि वो मेटामॉर्फिक रॉक में जो है वो कन्वर्ट होती हुई आपको दिखाई देती हैं. ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी आवश्यक है. अब अगर आप देखोगे, आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा,
आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं जिसमें आपको मेटेलिक मिनरल्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए यहां पर क्या है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो आपको बताई गई हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो स्वीडन एक कंट्री है, स्वीडन है ना, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और यहाँ पर क्या है कि ये आयरन ओर है, मतलब कि ये भी एक मेटेलिक मिनरल आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कॉपर हो गया, निकिल हो गया, है ना, ये ओंटारियो में आपको देखने को मिलते हैं। ओंटारियो जो है वो कहाँ पर है, ये कनाडा में है ना, कनाडा की कैपिटल आपको ओटावा देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आयरन, निकिल, क्रोमाइट वगैरह जो है और प्लेटिनम ये आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका की जो राजधानी वैसे तो 3 है ना, लेकिन प्रिटोरिया हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका केप टाउन हो गया, फिर उसके बाद ब्लूमफेंटेन। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की। तो यहाँ पर क्या है कि ये लोकेशंस आपको दी गई हैं कि कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो याद रखिएगा जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो 2 तरीके की रॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे, एक तो इग्नियस रॉक हो गया और एक मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, है ना, सेडिमेंट्री रॉक जो आपको प्लेन्स में देखने को मिलेंगी, कैसे मिलेंगी भाई, वही मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में उनका बाइफर्केशन होता है। फिर जो भी अलग अलग तरीके के यहाँ पर रेन वगैरह होती हैं, नदियाँ वगैरह होती हैं, विंड वगैरह होती है, वो उन सेडिमेंट्स को उड़ाकर एक जगह पर लेकर जाती हैं और वहाँ पर वो चीज़ें डिपॉजिट होती हैं, और डिपॉजिट होने की वजह से फिर वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक जो है उसका फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ फिर जो भी ये यंग फोल्ड माउंटेन वगैरह है, जैसे हिमालय क्या है, एक यंग फोल्ड माउंटेन है, तो अगर आप देखोगे तो इनमें सब में क्या है कि नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे लाइमस्टोन का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है ना। नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मतलब ये हुआ कि उसमें मेटल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा उसमें। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो लाइमस्टोन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, है ना, वो सेडिमेंट्री रॉक में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ द कॉकेसस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ द जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ द अल्जीरिया आर सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है कि ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं उनके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि जो कॉकेसस यहाँ पर रीजन है ये कहाँ का है भाई, ये आपको यहाँ पर फ्रांस का देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको लाइमस्टोन देखने को मिलता है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो मैग्नीज जो होते हैं, ठीक है, मैग्नीज डिपॉजिट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जॉर्जिया हो गया और यूक्रेन, तो ये कहाँ पर है, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज के डिपॉजिट है। और उसके बाद फिर फॉस्फेट बेड्स होते हैं जो यहाँ पर आपको अल्जीरिया वगैरह में देखने को मिलेंगे। तो ये सेडिमेंट्री रॉक की वजह से जो यहाँ पर अलग अलग मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, उनके एग्जाम्पल यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, है ना। कभी अगर बोल देंगे कि भाई मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल दीजिए, कौन कौन सी लोकेशंस पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनके बारे में बताओ, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। मतलब अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह दोगे, ओलंपियाड वगैरह, एनटीएससी वगैरह, तो ये पूछा जाएगा आपसे, है ना, कि कोल और जो पेट्रोलियम है ये किस तरीके की रॉक सिस्टम में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कोल और पेट्रोलियम याद रखिएगा, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं या सेडिमेंट्री जो स्ट्रेटा होता है, एक ही मतलब है, तो वहां पर आपको ये चीजें अवेलेबल देखने को मिलेंगी। तो ये वाला पॉइंट, जो आखिरी वाला पॉइंट मैंने वो स्टार बना के रखा हुआ है, ठीक है, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोल और पेट्रोलियम किस तरीके की रॉक्स में अवेलेबल होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। मेटेलिक मिनरल जो है वो इग्नियस और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उसमें यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलता है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि जो भी अलग अलग तरीके के मिनरल्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर समझने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे कि एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं और कौन सी कंट्री जो है उन मिनरल्स का लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब कि वो पर्टिकुलर मिनरल कौन सी कंट्री में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एशिया के बारे में, है ना। एशिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि आयरन ओर के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब आयरन आपको कहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलेगा, तो चाइना और इंडिया। ठीक है, 2 कंट्री का नाम याद रखिएगा, चाइना और इंडिया। यहाँ पर क्या है कि आपको बड़े स्केल पर आयरन ओर की जो प्रेजेंस है ना, या जो डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट, इसमें अगर आप देखोगे तो दुनिया भर का जितना भी यहाँ पर टिन होता है, ठीक है, टिन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे टिन का अगर हम एटॉमिक जो प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसको हम SN बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम दुनिया भर का टिन देखेंगे तो उसका आधे से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है, वो आपको एशिया में देखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर, है ना, मतलब कि टिन का प्रोडक्शन जो है आधे से ज्यादा दुनिया भर का वो कहां पर हो रहा है, वो एशिया कॉन्टिनेंट में हो रहा है। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये चाइना हो गया, मलेशिया हो गया और इंडोनेशिया, है ना, यहाँ पर क्या होते हैं कि टिन का जो प्रोडक्शन है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्यारा भारत है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपको चाइना देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद ये आपको मलेशिया देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये इंडोनेशिया देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों जो कंट्री आपको इधर देखने को मिलती हैं, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको टिन जो है इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब ये कंट्रीज जो हैं वो टिन के प्रोडक्शन में नंबर 1 कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट में। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। ठीक है, मतलब कि लेड में एंटीमनी और जो टंगस्टन होते हैं, जो भी अलग अलग तरीके के मिनरल्स हैं, इसमें चाइना का नाम आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप देखोगे ना तो चाइना काफी सारी चीजों में यहाँ पर आगे है ना। तो चाइना यहाँ पर लेड हो गया, ठीक है, एंटीमनी हो गया, टंगस्टन वगैरह में अगर आप देखोगे तो चाइना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में हर तरीके के मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैंगनीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, निकल, जिंक, कॉपर वगैरह, ये सब चीजें भी आपको एशिया में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मतलब अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं, है ना, वो एशिया कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है, जिसमें चाइना और इंडिया वगैरह का बहुत काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर और बॉक्साइट, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो जैसे ये वाला सिंबल है ना, ठीक है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल किसका है भाई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बना हुआ है। ठीक है, ये वाला सिंबल जो है ये आयरन का है। ठीक है, ये आयरन हो गया। उसके बाद अगर आप कॉपर को देखोगे तो ये जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं कॉपर। ठीक है, मतलब इससे जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है ये कॉपर का दिखाया गया है। और फिर ये वाली जो चीज है ये आपका यहाँ पर बॉक्साइट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या है कि ये वर्ल्ड मैप है। अब वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये जो है ये क्या है भाई, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, है ना, और नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल अमेरिका, और ये आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि आयरन भी प्रेजेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद कॉपर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो सेंट्रल अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ये तीनों कॉन्टिनेंट जो आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको आयरन भी है, कॉपर भी है और बॉक्साइट भी आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कि सारी चीजें जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में और आपके साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप सेंट्रल अमेरिका में देखोगे तो यहाँ पर केवल आपको बॉक्साइट बड़े स्केल पर देखने को मिलता है ना। थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि भाई किस तरीके के, ये जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बॉक्साइट वगैरह, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलेगा, तो वो सब चीजें कहाँ पर प्रेजेंट हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका है। अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कॉपर है ना, कॉपर का प्रोडक्शन चिली में सबसे ज्यादा होता है, जो कि एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉपर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आयरन भी देखने को मिल रहा है, और फिर यहाँ पर आपको जो है ये बॉक्साइट वगैरह भी प्रेजेंट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो है ये बॉक्साइट है और उसके बाद आयरन है, लेकिन कॉपर जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं जिसमें इंडोनेशिया वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, इसमें बॉक्साइट प्रेजेंट है। चाइना वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आयरन, कॉपर वगैरह जो है ये प्रेजेंट है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो तीनों चीजें हैं, आयरन भी है, कॉपर भी है और बॉक्साइट भी देखने को मिलेगा। ऊपर रशिया वगैरह में, यूरोप वगैरह में भी देखोगे तो चीजें जो है वो ज्यादातर यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो एक थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर होना चाहिए कि भाई अगर हम थोड़ा सा प्रोडक्शन वगैरह के बारे में देखें तो कौन से कॉन्टिनेंट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कौन से कॉन्टिनेंट में कम होता है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो मैप के सहारे हम यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं यूरोप के बारे में। सो यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि भाई कौन से कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आयरन ओर जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो है यूरोप, है ना। यूरोप में आयरन ओर जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक यहाँ पर ये फैक्ट दिया हुआ है कि स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है ये क्या है भाई, स्विट्जरलैंड की राजधानी एक बर्न है ना, एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है। और स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट इन इट, मतलब कि वहां पर क्या है कि कोई भी मिनरल डिपॉजिट आपको स्विट्जरलैंड में देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आप देखोगे तो स्विट्जरलैंड में जो यहाँ पर ग्रोथ होती है ना, जो लोगों का यहाँ पर लेवल है वो आपको बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर इनके यहाँ पर कोई मिनरल डिपॉजिट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते तब भी। तो यूरोप क्या है, ये आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो यूरोप में होता है। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। ठीक है, अब यूरोपियन कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रशिया हो गया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस वगैरह, यहाँ पर क्या है कि आयरन ओर की जो प्रेजेंस है ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, रशिया का कुछ पार्ट जो है वो एशिया में भी आता है
और कुछ पार्ट जो है वो आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा। और इसी वजह से रशिया को हम एक यूरेशियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? यूरेशियन। EUR से हो गया यूरोप, और ये फिर एशियन यहाँ पर हो गया, क्योंकि कुछ पार्ट इसका एशिया में भी है और कुछ पार्ट आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशियन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये ईस्टर्न यूरोप में आपको जो भी ये कॉपर, लेड, जिंक वगैरह होता है, ये सब चीजें प्रेजेंट हैं। और जो यूरोपियन रशिया है, यूरोपियन रशिया मतलब वही जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि कुछ पार्ट एशिया में भी है, कुछ पार्ट यूरोप में भी है रशिया का। तो यूरोपियन जो रशिया वाला पार्ट है वहां पर आपको कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकल वगैरह जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोग मैप वगैरह पे साथ साथ में नजर बनाकर रखना, तो चीजें आपको और अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर होती चलेंगी। फिर बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका में आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये यूएसए है, ये आपको कनाडा देखने को मिलेगा, ये आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा, और ये अलास्का है। अलास्का जो है वो किसका पार्ट है? वो आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के देखने को मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा एरिया है यूएसए का। तो द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स, ठीक है। 3 जोन्स में आपको ये चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में जो भी यहाँ पर मिनरल्स वगैरह है, इनको इन्होंने क्या कर दिया कि 3 अलग अलग तरीके के जोन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। पहली बात अगर करेंगे, द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये है आपका ग्रेट लेक्स यहाँ पर, ठीक है, ये ग्रेट लेक्स हो गया। तो इसके नॉर्थ के बारे में बात हो रही है, मतलब कि जो कनाडा वाला पार्ट है उसमें ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में द एपेलेचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि एपेलेचियन वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, और जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके की लोकेशंस हैं, यहाँ पर क्या है कि आपको मिनरल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर, ठीक है। तो आपको ना ये ध्यान रखना है कि जो ये एपेलेचियन रीजन है ये कहां पर है? ये नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा। मतलब कनाडा वाला जो रीजन है वहां पर ये मिनरल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। फिर ये हो गया आयरन और निकल, गोल्ड, ठीक है, यूरेनियम, कॉपर आर, ठीक है, माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन, कोल इन द एपेलेचियंस रीजन्स, ठीक है। तो कैनेडिया का जो यहाँ पर ये शील्ड रीजन है और जो एपेलेचियन रीजन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी काफी सारे जो मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। अब देखो इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अब इसको याद करने की ट्रिक तो कोई है नहीं, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे कि जब थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे ना, तो हमको ये पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से मिनरल कौन कौन से पर्टिकुलर रीजन्स में आपको लोकेटेड देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी जब प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कहते हो, है ना, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस के माध्यम से भी करेंगे हम चीजों को, तो अच्छी तरीके से हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वेस्टर्न जो कॉर्डिलेराज हैं हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि वेस्टर्न कॉर्डिलेराज वगैरह का एरिया भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर क्या होता है कि काफी सारे अलग अलग तरीके की जो डिपॉजिट हैं, चाहे वो कॉपर हो, लेड हो, जिंक हो, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ये सब चीजें प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ अमेरिका में भी अगर हम देखेंगे तो काफी सारे मिनरल्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है ना। क्योंकि तीनों, मैक्सिको देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देख लो, कनाडा देख लो, ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं और इनके पास मिनरल डिपॉजिट भी आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलता है। अब देखो यहां पर क्या है कि ये दुनिया भर में अगर हम देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल, है ना। मतलब कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कोल प्रेजेंट है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में मिनरल ऑयल प्रेजेंट है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो अगर आप ये वाला सिंबल देखोगे तो ये वाला जो सिंबल है ये किसका है? ये कोल का है ना। और जो दूसरा वाला सिंबल है ये किसका है? ये आपको ऑयल का देखने को मिलेगा, या पेट्रोलियम ऑयल बोल लो या ऑयल बोल लो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो आपने इसको यहाँ पर क्या बोल दिया? ऑयल बोल दिया, ठीक है। अब देखो नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि कोल भी प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है कि ऑयल भी प्रेजेंट है। इसी तरीके से साउथ अमेरिका में देखोगे तो यहाँ पर भी कोल प्रेजेंट है और ऑयल प्रेजेंट है ना। उसके बाद अगर आप अफ्रीका में देखोगे तो अफ्रीका में भी कोल और ऑयल प्रेजेंट है, यूरोप में भी कोल ऑयल प्रेजेंट है, एशिया में भी अगर आप देखोगे तो कोल ऑयल प्रेजेंट है, भारत में भी कोल ऑयल प्रेजेंट है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया वाला रीजन है, यहाँ पर कोल नहीं है ना, यहाँ पर क्या है कि ऑयल है। और ऑस्ट्रेलिया में ऑयल नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ रीजन में जो है ये कोल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से रीजन में आपको कोल और पेट्रोलियम वगैरह जो है वो सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलेंगी। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोलियम नहीं है, मलेशिया, इंडोनेशिया में आपको कोल देखने को नहीं मिलेगा, तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। यहां पर क्या होता है कि ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब कि अब यहां पर क्या है कि यूरोप में आयरन ओर जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये तो बात ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे हम जो हाई ग्रेड आयरन ओर होता है ना, वो कहां पर, उसका मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो वो आपको देखने को मिलेगा ब्राजील, ठीक है। ब्राजील की राजधानी जो है वो ब्राजीलिया है।
रियो डी जेनेरो नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और ये एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। फिर उसके बाद अगर हम कॉपर के प्रोडक्शन में देखेंगे तो चिली की राजधानी क्या है भाई, इसकी राजधानी है सेंटियागो, पेरू की राजधानी है लीमा। तो यहां पर क्या है कि कॉपर का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद टिन में अगर हम देखेंगे तो टिन का जो प्रोडक्शन है इसमें ब्राजील और बोलीविया है ना, ये दो कंट्रीज हैं, ब्राजील और बोलीविया, ये टिन के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा आपको आगे देखने को मिलती हैं। फिर साथ ही साथ साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। अच्छा, माइका के प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो नंबर 1 कंट्री है, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। ये भी काफी सारे एग्जाम्पल वगैरह में, एग्जामिनेशन वगैरह में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि माइका का जो प्रोडक्शन होता है, जिसको हिंदी में अभ्रक कहते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन कौन करता है, वो इंडिया करता है। सो मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया, है ना, मतलब ऑयल वगैरह होते हैं जो वो वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में, कोलंबिया में आपको ये देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो साउथ अमेरिका के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है। थोड़ा इसको अगर आप 2 बार 3 बार रिवीजन करते रहोगे, है ना, थोड़ा इसको अगर आप जैसे मैंने लिखा हुआ है इसको भी अगर आप पढ़ते रहोगे रेगुलर बेसिस पे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, है ना, क्योंकि आंसर्स में आपको लिखना पड़ेगा तो उसमें अलग अलग तरीके के जो भी मिनरल्स वगैरह हैं उनके पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, है ना, कोई समझाने वाली चीज होती तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता तो याद रहता, लेकिन ये थ्योरेटिकल पोर्शन है तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा इसे, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा रिवाइज करोगे तो आसानी से चीजें हो जाएंगी कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। सो अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्स, अफ्रीका में भी बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि अफ्रीका में, ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा डायमंड, फिर गोल्ड और प्लेटिनम, है ना, मतलब कि जो महंगी चीजें होती हैं, ठीक है, उन सब का जो प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है, वो यहाँ पर सबसे गरीब जो यहाँ पर देश कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन डायमंड का, गोल्ड का और प्लेटिनम का देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो वो कॉन्टिनेंट गरीब है, लेकिन सबसे महंगी जो चीजें होती हैं जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम वगैरह, इसका प्रोडक्शन आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज, ठीक है, पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड, मतलब कि ये कुछ कंट्रीज के नाम है, जैसे साउथ अफ्रीका है, ठीक है, जिम्बाब्वे है और जायरे, ठीक है, ये कंट्रीज आपको अलग अलग देखने को मिलेगी जहां पर गोल्ड का जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन होता है वो बड़े स्केल पर होता है। और भी बहुत सारे आपको अफ्रीका में मिनरल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्रोमियम हो गया, यूरेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, बॉक्साइट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और आपको ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है कि अफ्रीका के कई सारे रीजन ऐसे हैं जहां पर आपको ऑयल भी देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप नाइजीरिया देखोगे, लीबिया देखोगे, अंगोला, ठीक है, ये 3 कंट्रीज हैं, नाइजीरिया हो गया, लीबिया हो गया और अंगोला। यहां पर क्या होता है कि आपको मिनरल ऑयल जो है वो भी यहां पर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि थोड़ा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तो इनके बारे में आपको चीजें ध्यान रखनी है जो मैं आपको अलग से हाईलाइट करवा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए एक फैक्ट यहां पर देखते हैं कि बोला जा रहा है कि ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड, ठीक है, ये ग्रीन डायमंड की बात हो रही है, ठीक है। वैसे तो हमने ग्रीन डायमंड नहीं देखा होगा, लेकिन ग्रीन डायमंड की बात हो रही है, एक रेयरेस्ट यहाँ पर डायमंड है। द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, है ना, मतलब कि सबसे पुरानी अगर रॉक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो कहां पर प्रेजेंट है, वो आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो वेस्टर्न पार्ट ये वाला, ठीक है, यहां पर आपको ओल्डेस्ट जो रॉक्स हैं वो देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है कि दे डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर्स अगो, ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड, है ना, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो रॉक्स आपको देखने को मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये 43, ठीक है, 4300 मिलियन ईयर्स अगो है, मतलब कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, है ना, जब अर्थ का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके 300 मिलियन ईयर्स के बाद जो है वो ये रॉक्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला, ठीक है। तो मतलब ये काफी पुरानी रॉक्स हैं। तो 2 चीजें पूछी जा सकती हैं, इनमें से कौन सा डायमंड है जो रेयरेस्ट डायमंड है, तो ग्रीन डायमंड हो गया, ओल्डेस्ट रॉक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और करीब 4300 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी आपको ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अफ्रीका के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। फिर बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ऑस्ट्रेलिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये कैनबेरा है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पर इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, कोरल सी, पपुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया, आसपास की लोकेशंस भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्या होता है कि बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है वो कहां पर होता है, तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा जो यहाँ पर क्या है कि
क्रिकेट स्टेडियम है ना। पहले उसको क्या बोलते थे, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, अब अहमदाबाद का जो मोटेरा स्टेडियम था, जिसको अभी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बोलते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर गोल्ड का प्रोडक्शन, डायमंड का प्रोडक्शन, आयरन और टिन और निकल वगैरह, है ना, इन सब के प्रोडक्शन में भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफी लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब कि बड़े स्केल पर ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद कॉपर में देखेंगे, लेड में देखेंगे, जिंक, मैग्नीज वगैरह, इसमें भी यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया में चीजें देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि आपसे ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली बनेंगे कि भाई जो लार्जेस्ट डिपॉजिट हैं गोल्ड के, है ना, मतलब गोल्ड जो आपको देखने को मिलता है उसके जो लार्जेस्ट डिपॉजिट यहाँ पर हैं वो कौन से रीजन में आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के। तो ये है कालगुरली एंड कुलगार्डी, ठीक है। तो ये एरियाज हैं कुछ, इनको आपको ध्यान रखना है कि ये कालगुरली और कुलगार्डी जो एरियाज हैं, ठीक है, और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर रीजन में कालगुरली और कुलगार्डी जो रीजन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो गोल्ड हैं उनके डिपॉजिट आपको बड़े स्केल पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर रखनी है कि कहाँ पर कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। अब हमारा आखिरी कॉन्टिनेंट है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका। तो अगर आप देखोगे, द जियोलॉजी of Antarctica is sufficiently well known to predict that existence of a variety of mineral deposits, some probably large। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितना भी अंटार्कटिका के बारे में है ना, जियोलॉजी क्या होता है भाई, इंटीरियर ऑफ अर्थ, है ना, अर्थ का जो इंटीरियर है ना उसकी जो हम स्टडी यहाँ पर करते हैं उसको जियोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम उसकी स्टडी यहाँ पर करेंगे तो हमको यहाँ पर ये पता चल रहा है कि काफी सारे जो मिनरल डिपॉजिट वगैरह है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द, ठीक है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड, है ना। मतलब कई सारे लोगों ने अंटार्कटिका में जो अलग अलग तरीके के मिनरल्स हैं उनके बारे में स्टडी यहाँ पर करी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि कोल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स हैं, है ना, यहाँ पर आपको कोल देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद एक ये प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो कि आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलती हैं, यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है। तो अब आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में क्या है, आयरन को जो है फोरकास्ट किया गया है कि यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है, या फिर जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स हैं ईस्ट अंटार्कटिका में, वहां पर ये फोरकास्ट किया गया है कि यहाँ पर आयरन वगैरह जो है उसकी प्रेजेंस देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। अब आखिरी पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल वगैरह भी जो है वो कॉमर्शियल क्वांटिटीज में अवेलेबल है ना। कॉमर्शियल क्वांटिटीज का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अच्छे खासे लेवल पर अवेलेबल हैं, अगर इनको आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाए हम, है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कॉमर्शियल लेवल पर आपको प्रॉफिट पहुँचाते हुए दिखाई देंगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जैसे अंटार्कटिका वाला रीजन हो गया, आर्कटिक वाला रीजन हो गया ना, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ठंडी बहुत पड़ती है, और ठंडी यहाँ पर पड़ेगी तो चीज़ों को एक्सेस करना जो है ना वो उतना आसान नहीं होता है, और इसी वजह से मेन प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आपको क्रिएट होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही हैं कि इन रीजन्स में भी यहाँ पर पहुँचा जाए, और यहाँ पर क्या है कि जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सब चीज़ों का हम आसानी से उपयोग कर पाएँ। तो कई सारी कंट्रीज़ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करती हुई आपको दिखाई देती हैं, लेकिन इन फ्यूचर हमको देखना पड़ेगा कि वो इस तरीके की चीज़ों को किस तरीके से यहाँ पर जो है वो मतलब रियलिटी में कन्वर्ट करती हैं, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो उनकी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन जिसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ाया, है ना, मतलब मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है, किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस सेशन में प्रोवाइड करी। और अगर आप क्लास 8 के दूसरे किसी सब्जेक्ट के या सोशल साइंस के दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पर आपको लिंक में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं, उनको गो थ्रू करके आप आसानी से चीज़ों का एक्सेस जो है वो कर सकते हो। अदरवाइज गूगल पर जाकर टाइप कर देना magnetbrains.com, जैसे ही एंटर करोगे इंडिया के नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी और दूसरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए अलग अलग टैब्स बनी हुई हैं। आप सब पे क्लिक करके जो है चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे आपने क्या किया कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर क्लिक किया, आपको 8th क्लास की वीडियो देखनी है, आप क्लास 8 पर जाओ। तो जैसे ही आप क्लास 8 पर जाओगे तो क्या होगा कि आपको क्लास 8 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई देगा।
मैथ्स भी, साइंस भी, सब कुछ है, ठीक है। वो तो क्या है कि कुछ ही चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे जब आप ओपन करेंगे। और फिर यहाँ पर क्या है कि जैसे आप ज्योग्राफी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज्योग्राफी पे क्लिक करिए, और ज्योग्राफी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, वैसी ज्योग्राफी की एक प्यारी सी जो प्लेलिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो चैप्टर वाइज आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। तो इनको गो थ्रू करके आप आसानी से वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे ये रिसोर्सेज का वन शॉट रिवीजन वीडियो है, इसको ओपन कर लो, इसको आसानी से आप देख सकते हो, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पर समझाया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री होती हैं, कोई फीस नहीं देनी है, सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में, है ना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।